हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल कुमार। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग मेंस एग्जाम 2019 के पेपर 6 की, जिसका की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है बी। और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के सभी क्वेश्चंस की। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। According to Indian standards, the number of rain gauge stations for an area of 5200 km square in plains should be what? तो ये क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ रेन गॉज स्टेशन रिक्वायर्ड बताना है पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड की। तो प्लेन एरिया के लिए हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है 520 किलोमीटर स्क्वायर पर एक रेन गॉज स्टेशन की। उसी तरह अगर एक ऐसा एरिया जिसका एलिवेशन 1000 मीटर है, तो उस केस में 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक रेन गॉज स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वही अगर हम बात करेंगे हिली एरिया की, जहाँ की रेनफॉल ज्यादा होता हो, तो वैसे एरिया में हमको 130 किलोमीटर स्क्वायर पर एक रेन गॉज स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इस चीज को मेमोराइज कर लेंगे। अब हमारे इस केस में पूछा है प्लेन एरिया के लिए, तो प्लेन एरिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 520 किलोमीटर स्क्वायर पर एक रेन गॉज स्टेशन की। ठीक है, तो चूंकि 520 किलोमीटर स्क्वायर पर रिक्वायर्ड है वन रेनगॉज स्टेशन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5200 किलोमीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 5200 से को डिवाइड करना पड़ेगा 520 से, तो यहाँ से हमारा 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का हमारा राइट हो जाएगा 10। ठीक है, तो 26 का ये करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है? द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। तो हिल रोड के केस में हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की, तो प्लेन या रोलिंग टेरेन के केस में कितना होता है? 7% होता है। और वही अगर हिल एरिया का बात करेंगे तो 10% होता है, यानी कि 26 का हमारा राइट क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो 10 यहाँ से बी में डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है? द एंड ऑफ अ स्पीड लिमिट। जो एंड ऑफ अ स्पीड लिमिट इज, ये किस तरह का साइन रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइन का बात करेंगे तो बेसिकली तीन तरह का होता है। एक रेगुलेटरी साइन होता है, फिर एक वार्निंग साइन होता है, और फिर एक इंफॉर्मेटरी साइन होता है। अगर हम रेगुलेटरी साइन का बात करेंगे तो वो सर्कुलर से रिप्रेजेंट होता है, वार्निंग ट्रायंगुलर से, और इंफॉर्मेटरी रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड ऑफ स्पीड लिमिट दे रखा है। देखिए, ये इंड ऑफ स्पीड लिमिट का इस तरह का साइन होता है, यानी कि ये सर्कुलर है। सर्कुलर यानी कि ये रेगुलेटरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 28 का हमारा राइट क्या हो जाएगा? तो 28 का हमारा राइट हो जाएगा रेगुलेटरी साइन। ठीक है, रेगुलेटरी साइन, तो 28 का एक करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है? द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस ऑफ ए व्हीकल्स ऑफ इंडियन हाईवे इज गिवन बाई। तो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा है एस। तो होता क्या है? तो एस इक्वल्स टू, ये होता है लेग डिस्टेंस प्लस में ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब एस इक्वल्स टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 GF एन। एन क्या है? ये ब्रेकिंग इफिशियंसी होता है, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये ऑप्शन से हम डायरेक्टली इस चीज को चूज कर लेंगे। अब ये देखिए, वी क्या है? मीटर में। हम उसको अगर हम किलोमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.278 वी। अब देख लेंगे ये चीज कहाँ पे है, तो ए और बी में है। यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और वहां पे भी वेलोसिटी क्या है? डिवीजन के ऊपर है। यहाँ वेलोसिटी देख लेंगे डिवीजन के ऊपर, किसमें? इसमें और इसमें। इसमें तो नहीं है, तो हमारा इसमें देखिए जो वेलोसिटी का स्क्वायर है डिवीजन के ऊपर है, यानी कि 29 का हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो 29 का ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है? द पेरीमीटर डिस्चार्ज पीक्यू रिलेशन इज गिवन बाय इक्वेशन। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरम का बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर का। तो अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो v इक्वल्स टू क्यू एस एस स्क्वायर अपॉन 140 का होल पावर 1/6 होता है। उसी तरह अगर हम f का बात करेंगे,
टिल्ट फैक्टर की, तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है 1.76 इंटू रूट अंडर डी, जो कि में होता है। अगर हम वही बात करेंगे आर का तो आर का क्या होगा, आर इक्वल्स टू 5/2 v² अपॉन एफ। फिर अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर पी इक्वल्स टू 4.75 रूट अंडर क्यू, यानी कि पी इक्वल्स टू 4.75 क्यू टू दी पावर 1/2। और अगर हम बात करेंगे एस का, तो एस इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप इक्वल्स टू एफ टू दी पावर 5/3/3340 क्यू टू दी पावर 1/6। तो हमारा यहाँ पी क्यू का रिलेशन पूछा है, तो पी इक्वल्स टू क्या है, पी इक्वल्स टू 4.75 रूट अंडर क्यू, यानी कि क्यू टू दी पावर 1/2। तो 30 का हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, 30 का हमारा करेक्ट सी हो जाएगा, 4.75 रूट अंडर क्यू, यानी कि 30 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है ग्रेडियंट साई, मतलब कि डिफरेंस ऑफ साई यहाँ पूछ रहा है, बिटवीन टू स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट व्हाट। तो अगर हम बात करेंगे डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ की, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है साई 1 माइनस साई 2, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है, डेल साई, मतलब कि डिफरेंस, ये सॉरी ये ग्रेडियंट नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ साई है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ साई है, यानी कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 31 का क्या करेक्ट हो जाएगा, 31 का हमारा करेक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज, ठीक है, यानी कि 31 का बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 है अ ब्लॉक ऑफ वुड 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इज floating horizontally in water. If density of wood is 800 kg per meter cube, then the volume of water displaced will be। तो अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वहां पे क्या होता है कि जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है वो इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी के बराबर होता है, फ्लोटिंग बॉडी के बराबर होता है, यानी कि mg ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा रो जी वी। और ये mg को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, तो डेल बी इंटू वी बी इंटू जी इक्वल्स टू रो, रो ऑफ वाटर जी, बी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे, सबका वैल्यू पुट कर लेंगे, रो बी जो डेंसिटी आपका बॉडी का है कितना 800 है, वॉल्यूम कितना है आपका, तो वॉल्यूम आपका ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है तो 1000। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना निकल कर जाएगा 3.2 मीटर क्यूब। देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन में दे रखा है 3.2, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 32 का ए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए स्लो सैंड फिल्टर रेंज फ्रॉम। तो अगर हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर की, तो सबका एक एवरेज रेंज दिया होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर का, तो ये होता है आपका 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। अगर हम बात करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर की, तो ये होता है आपका 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। वही हम बात करेंगे अगर प्रेशर फिल्टर की, तो 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। तो यहाँ हम ऑप्शन अगर देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर के केस में, तो हमारा जो करेक्ट मैचिंग तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन अप्रोक्स हमारा करेक्ट हो जाएगा 10 टू 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, यानी कि लीटर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 33 का हमारा जो करेक्ट अगर देखेंगे, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हालांकि जो बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की था उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि एक्चुअल रेंज को ये मैच नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 है इन डिजाइनिंग इन हॉफ टैंक द यूजुअल रिटेंशन पीरियड, यानी कि यहाँ पे आपसे डिटेंशन पीरियड पूछ रहा है। तो जनरली अगर हम इनहॉफ टैंक का बात करेंगे, तो ये सेप्टिक टैंक से मिलता जुलता है, ठीक है। और सेप्टिक टैंक में होता क्या है कि वहाँ पे जो आपका जो डाइजेस्टिव टैंक होता है और सेडिमेंटेशन टैंक होता है वो जनरली एक ही में होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनहॉफ टैंक का, तो वहाँ दोनों चीजें सेपरेट होती हैं, ठीक है। अब अगर हम सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड का बात करेंगे, तो वो 12 से 36 आवर के बीच में होता है, और वही अगर हम इनहॉफ टैंक का बात करेंगे, तो उसका जो रिटेंशन पीरियड होता है वो 2 to 4 आवर होता है, और यूजुअली ये भी
2 आवर होता है जनरली। तो यानी कि 34 का हमारा करेक्ट क्या निकल के आ जाएगा? तो 34 का हमारा 2 आवर, ठीक है, यानी कि ए करेक्ट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स इन रैपिड सैंड फिल्टर कैन बी। तो अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर का अंडर ड्रेनेज सिस्टम का बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो मिडिल मिडिल में होता है, एक होता है उसका जिसको मेन ड्रेन बोलते हैं, उसको मैनिफोल्ड भी कहते हैं। तो उसके दोनों तरफ से हमारा क्या होता है, पाइप होते हैं जो कि लेटरल ड्रेन कहा जाता है, ठीक है। और ये लेटरल ड्रेन के बीच में आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है। जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ कितना दे रखा है? तो 30 सेंटीमीटर, जो कि मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो लेटरल है उसके बीच का स्पेसिंग कितना है, तो देख लेंगे कितना है, 30। तो 30 हमारा किसमें है? बी में है, तो करेक्ट हमारा 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है, if W is the total BOD, V is the filter volume and F is the recirculation factor in a trickling filter, then unit organic loading is obtained by। तो अगर हम ऑर्गेनिक लोडिंग U का बात करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू क्यू वाई नॉट अपॉन वी एफ, ठीक है। अगर रिसर्कुलेटिंग फैक्टर नहीं दिया हो तो उस केस में जैसे कि आपका एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में हम एरेशन टैंक का बात करते हैं, तो वहां पे आपका ऑर्गेनिक लोडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? Q इक्वल्स टू क्यू नॉट वाई नॉट अपॉन वी। क्यू क्या है? डिस्चार्ज, वाई क्या है आपका अप्लाइड बीओडी, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रिकलिंग फिल्टर है जहाँ की रिसर्कुलेटिंग फैक्टर दिया है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? वी के साथ एफ वी आ जाएगा, रिसर्कुलेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से हमारा यू का फॉर्मूला क्या निकला? क्यू नॉट वाई नॉट अपॉन वी इंटू एफ, ठीक है। अब ये क्यू नॉट वाई नॉट क्या है आपका? ये आपका अप्लाइड वीओडी है, ठीक है। तो ये हमारा W हो जाएगा, तो W अपॉन V इंटू एफ। अब देख लेंगे ये हमारा किस में मैच कर रहा है, तो U इक्वल्स टू का क्या हो गया? W अपॉन V इंटू एफ, डी में मैच कर रहा है ना। अब इसका यूनिट का बात करेंगे तो क्या होता है? केजी पर डे पर हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो हमारा 36 का करेक्ट क्या हो जाएगा? तो 36 का हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में क्या दे रखा है? इन वाटर सप्लाई पाइप राउट आयरन एंड कास्ट आयरन पाइप हैव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कास्ट आयरन और राउट आयरन के बारे में कुछ पूछा है, उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कास्ट आयरन पाइप की, तो इसकी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता है, और इसको जो एज ऑफ लेइंग होता है, मतलब इसको बिछाने में भी हमको आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, मतलब कि ये कोरोजन के लिए बहुत ज्यादा ही रेजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो इसमें कोरोजन होने की चांसेस कम होती है, जिसके कारण इसका लाइफ जो होता है लॉन्ग लाइफ होता है, यानी कि अप्रोक्स ये 100 ईयर के आसपास होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करेंगे राउट आयरन पाइप की, तो ये थोड़ा सा मतलब मच अफेक्टेड बाई कोरोजन होता है। कोरोजन इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होता है, ठीक है। इस तरह से हम पाएंगे कि इसका लाइफ जो होता है शॉर्ट होता है, जो कि अप्रोक्स 25 से 50 ईयर के आसपास होता है। तो हमको इसी लाइफ से रिलेटेड इसमें ऑप्शन पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर हम बी में देखेंगे तो लाइफ ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज ग्रेटर देन लाइफ ऑफ राउट आयरन पाइप, ठीक है। ये तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका 100 ईयर है और इसका 25 से 50 ईयर है, तो यानी कि बी हमारा करेक्ट निकल के आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो 37 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दे रखा है? When the bed level of canal is higher than the highest flood level of drain, then the cross drainage work is said to be। यहाँ पे डिस्चार्ज की जगह ड्रेन होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने ड्रेन पढ़ा है उसको। तो ये क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है, ठीक है। इसको आंसर से पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारा ऊपर में कैनाल है और नीचे में ड्रेन है, ठीक है। जो कैनाल का टॉप लेवल वाटर लेवल है उसको हम लोग फुल सप्लाई लेवल बोलेंगे, और ड्रेन का जो टॉप वाटर लेवल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो हमारा
यहाँ पे दे रखा है कि जो बेड लेवल ऑफ कैनाल है हायर देन द हाईएस्ट फ्लड लेवल, यानी कि जो कैनाल का ये बॉटम है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन से ऊपर में है, हायर में है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐसे स्ट्रक्चर में हमारा देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन है तो वहां पे जो ड्रेनेज वाटर होता है वो फ्रीली फ्लो करता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एक्वाडक्ट बोलते हैं, यानी कि 38 का हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 38 का हमारा करेक्ट हो जाएगा एक्वाडक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दे रखा है? द बेड ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, मतलब किस केस में जो हमारा कैनाल का बेड होता है वो लोअर्ड होता है। यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है कि सीफोन एक्वाडक्ट है, फिर कैनाल सीफोन है, फिर लेवल क्रॉसिंग है। तो अगर हम बात करेंगे बेड ऑफ कैनाल लोअर का, तो लोअर हमारा इसी या तो वो सुपर पासेज में होगा या फिर कैनाल साइफन में होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा कैनाल नीचे होता है और ड्रेन ऊपर होता है। तो अगर नीचे कैनाल होगा तो उसका बॉटम भी नीचे होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बेड ऑफ कैनाल लोअर किस में होगा, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में कैनाल साइफोन है, तो हमारा 39 का क्या हो जाएगा? 39 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैनाल साइफोन। थोड़ा सा इस चीज को अगर हम डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे द बेड ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू दिया होता है, जैसे कि हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन दिया होता है, उसके अगर रिस्पेक्ट में हमारा जो बेड ऑफ कैनाल लोअर होता तो वहां पे फिर क्या हो जाता है? हमारा साइफोन एक्वाडक्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज तो हमारा क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है? Which of the following hydraulic unit is used for transmitting increase or decrease torque the driven shaft? तो इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर इसका राइट हो जाएगा और ये 40 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है? When the length of a body wall of a fall is less than the normal width of canal, it is called, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा किस तरह का फॉल होगा? तो वो हमारा फ्लूम्ड फॉल हो जाएगा, ठीक है। किस तरह का फॉल होगा? फ्लूम्ड फॉल हो जाएगा। 41 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है? क्रॉस रेगुलेटर्स आर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको क्रॉस रेगुलेटर्स आर प्रोवाइडेड किस पर्पस के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे क्रॉस रेगुलेटर की, तो जनरली जो हमारा कैनाल सिस्टम होता है तो वहाँ पे कैनाल रेगुलेटर्स में एक क्रॉस रेगुलेटर्स होते हैं और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड हेड रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर्स जो होता है वो पेरेंट चैनल पे उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर होता है उसको हम लोग ऑफ टैकिंग चैनल, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, उस पर हम उसके हेड पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्रॉस रेगुलेटर्स का बताना है पर्पस कि वो क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जो अगर हम बात करेंगे क्रॉस रेगुलेटर्स की, तो फर्स्ट इसका पर्पस होता है टू राइज द वाटर लेवल टू इट्स अपर स्ट्रीम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिस्चार्ज इन पेरेंट चैनल। ये जो पेरेंट चैनल है, जो मेन कैनाल है, इस पर प्रोवाइड किया जाता है ऐसे टाइम में जब लो डिस्चार्ज का फ्लो हो, ठीक है। उससे होगा क्या कि जब इस पे प्रोवाइड करेंगे लो डिस्चार्ज के टाइम, ये क्या होगा? वाटर लेवल को राइज करेगा, और ये जब वाटर लेवल राइज करेगा तो हमको जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वहाँ यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक तो ये पर्पस हो गया। दूसरा है टू हेल्प इन क्लोजिंग द सप्लाई टू डाउन स्ट्रीम ऑफ पेरेंट चैनल, ठीक है। तो जो सप्लाई है वाटर की डाउन स्ट्रीम में, इसको सप्लाई को रोकने के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्चार्ज का फ्लक्चुएशन होता है टू एब्जॉर्ब फ्लक्चुएशन इन वेरियस सेक्शन ऑफ चैनल सिस्टम, जो पेरेंट चैनल है यहाँ पे डिस्चार्ज का जो फ्लक्चुएशन होगा उसको भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तीनों इसका पर्पस हो जाएगा हेड रेगुलेटर का, ठीक है। तो यानी कि हमारा 42 का राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑल एबव आर करेक्ट ना, तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है? When the reservoir is full, the maximum compressive force in a gravity dam is produced, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं। हमारा यहाँ पे एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम दिया गया है और
इसमें क्या है कि देखिए ये वाटर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो वाटर प्रेशर लग रहा है तो ये किस तरफ से है, इसका डायरेक्शन पी, देखिए इस तरह का डायरेक्शन है। और ये जो ग्रेविटी डैम है, ये इसका जो यूनिट वेट होगा ये तो डाउनवर्ड होगा ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटेड है। अब एक चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि हिल किसको बोलते हैं और टो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके डिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग उसके टो और हिल को डिसाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ग्रेविटी डैम है, और वाटर प्रेशर अगर इधर से लग रहा है तो ये कि राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा ना। तो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि हम अपने आप को यहाँ पे रख सकते हैं, ग्रेविटी डैम की जगह हम अपने आप को रख लेंगे और हम राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो जो पैर का अंगूठा हो गया वो टो हो गया, और जो हमारा बैक साइड हो गया ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से टो और हिल हो जाता है, ठीक है। नेमिंग है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसी समझने वाली बात नहीं है। अब ये हमारा टो हो गया और ये हिल हो गया। अब यहाँ पे हमको मैक्सिमम कंप्रेसिव अगर स्ट्रेस का बात करते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ वी अपॉन बी 1 ± 6 E/B, जहाँ ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, जो कि इक्वल होता है B/2 माइनस एक्स बार क्या है, टो से हमारा जो ये रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है, इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्स बार। तो यहाँ से हमारा इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टो के लिए प्लस होता है और हिल के लिए माइनस होता है, यानी कि टो टो पर जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ सिग्मा भी अपॉन बी 1 + 6 E/B, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू देगा ना। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव, जहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा होगा वहीं कंप्रेसिव फोर्स भी ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, आपका ये टो पे हो रहा है ना। तो यही तो आपसे पूछा था। तो 43 का हमारा राइट क्या हो जाएगा, 43 का हमारा राइट हो जाएगा एट द टो, यानी कि 43 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आज नॉर्मली डिजाइंड फॉर, जनरली जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट है वो कितने साल के लिए डिजाइन किए होते हैं, ठीक है। तो वो जनरली कम टाइम के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होता है और दूसरा सीवेज पाइप होता है। तो सीवेज पाइप को ज्यादा टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है, वो जनरली आपका 30 से 50 ईयर या फिर 30 से 40 ईयर। और वही अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट का बात करेंगे तो वो जनरली आपका 15 से 20 ईयर के आसपास होता है, ठीक है, 15 से 20 ईयर के आसपास होता है। कम टाइम के लिए डिजाइन करते हैं क्योंकि ये जो हमारा ट्रीटमेंट यूनिट होता है कि समय समय के साथ इसका क्या होता है, इन्वर्शन होता रहता है ना, नए नए उसमें टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूवमेंट होते रहता है, तो इसलिए हम उसको कम टाइम के लिए ही डिजाइन करते हैं, जो कि अप्रॉक्स 15 से 20 ईयर के बीच होता है, ठीक है, यानी कि 44 का आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, इन वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक थ्रेशोल्ड ऑर्डर शुड बी, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड वाटर पैरामीटर होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, जैसे कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर यहाँ दे रखा है और यहाँ परमिसिबल यूनिट है, ठीक है, और यहाँ काउज ऑफ रिजेक्शन है। तो अगर हम बात करेंगे हमारा जो वाटर सप्लाई जो हम करते हैं उसमें जो रिक्वायर्ड वाटर है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड हमारा की का रेंज क्या हो, वो 500 से 2000 mg पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर वही हम बात करेंगे टर्बिडिटी की तो 1 से 10 NTU होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कलर का तो 5 से 25 TCU होना चाहिए, ट्रू कलर यूनिट। अगर हम बात करेंगे एल्कालिटी या फिर हार्डनेस की तो 200 से 600 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे पीएच का तो वो कितना होना चाहिए, 7 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, और 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वही हम बात करेंगे टेस्ट और ऑर्डर की तो 1 से 3 के बीच में हमारा होना चाहिए, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो यही हमसे पूछा था कि जो ऑर्डर है वो किस, उसका रेंज क्या है, 1 से 3। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, यहाँ बिटवीन 1 to 3, 45 का भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दे रखा है, सेप्टिक टैंक इज अ, सेप्टिक टैंक इस तरह का टैंक है, तो एक ऐसा टैंक है जिसमें कि डाइजेशन और सेटलिंग दोनों एक ही चेम्बर में होता है, यानी कि 46 का हमारा क्या हो जाएगा, 46 का ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दे रखा है,
द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम किचन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह का जो हम पाइप यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्ट पाइप बोलते हैं। ठीक है, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दे रखा है, द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई आर टेस्टेड फॉर। ठीक है, जो वाटर सप्लाई में हम लोग पाइप यूज करते हैं उसका हम लोग किस किस तरह का टेस्टिंग करते हैं, उसमें देखिए प्रेशर टेस्टिंग भी करते हैं, कहीं लीकेज हुआ है कि नहीं उसकी भी टेस्टिंग होती है, और डायमेंशन की भी टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो हमारा 48 का राइट क्या हो जाएगा, तीनों तरह का टेस्ट ना, तो ऑल द अबव, हर तरह का टेस्ट करते हैं तीनों तरह का, तो 48 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है, इन रैपिड सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ टैंक वेरी इन बिटवीन। ठीक है, जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर में जो टैंक का डेप्थ होता है वो किसके बीच में होता है, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, यहाँ पे डेप्थ क्या दे रखा है 2.5 से 3.5 मीटर। और अगर एरिया का बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर का, तो ये 100 से 2000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वही हम बात करेंगे D10 का, मतलब इफेक्टिव जो उसका साइज है वो कितना है, तो 0.2 से 0.3 mm है। और वही हम बात करेंगे इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं सैंड फिल्टर में, तो इसके कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितनी होती है, तो 3 से 5, जनरली ये 5 होता है। वही हम बात करेंगे अगर रैपिड सैंड फिल्टर की, तो इसका डेप्थ 2.5 से 3.5 मीटर होता है, एरिया होता है आपका पर यूनिट 10 से 80 मीटर स्क्वायर। और वही हम बात करेंगे जो इसमें सैंड पार्टिकल्स यूज करते हैं, तो उसका जो इफेक्टिव साइज होता है 0.35 से 0.55 mm होता है, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.2 से 1.8 होता है। क्वेश्चन हमसे रैपिड सैंड फिल्टर का डेप्थ पूछा था, तो कितना होगा 2.5 से 3.5 मीटर, देख लेंगे हमारा क्या होगा, तो हमारा 49 का 2.5 से 3.5 मीटर, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 49 का बी करेक्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट इन अर्थ डैम इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, तो जनरली अगर सीपेज का बात करेंगे वो या तो फाउंडेशन के से हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर या जो अर्थ डैम हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके फाउंडेशन लेवल पे भी हो सकता है, या फिर इम्बैंकमेंट लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, अर्थ डैम के थ्रू हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे फॉर सीपेज कंट्रोल थ्रू फाउंडेशन ऑफ अर्थ डैम द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब अगर हम फाउंडेशन से जो सीपेज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इम्परवियस कट ऑफ सीट पाइल यूज कर सकते हैं, या फिर रिलीफ वेल्स, या फिर ड्रेन ट्रेंच, या फिर कट ऑफ ट्रेंच यूज कर सकते हैं, या फिर अपस्ट्रीम ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। अगर वही हमको और सीपेज कंट्रोल थ्रू इम्बैंकमेंट और डैम का बात करना है, तो उस केस में हम लोग किस तरह से सीपेज का कंट्रोल कर सकते हैं, इम्बैंकमेंट से या फिर डैम से, तो वहां पे हम लोग ड्रेनेज फिल्टर अगर यूज कर देंगे तो आसानी से हम लोग सीपेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ड्रेनेज फिल्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, रॉक को फिल्टर, ओरिजेंटल ब्लैंकेट, या फिर फिल्टर ऑन डाउन स्ट्रीम, या फिर चिमनी ड्रेन। तो क्वेश्चन बेसिकली आपसे यही पूछा था कि सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट इन अर्थ ड्रेन इज कंट्रोल्ड बाय, देखिए डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं आप, ड्रेनेज फिल्टर इसके लिए यूज करेंगे। जो ड्रेन ट्रेंच और रिलीफ वेल दे रखा है ये सब किसके केस में है, जब फाउंडेशन में हमको सीपेज कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी कि हमारा 50 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 50 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ 26 से 50 तक के सभी क्वेश्चन को एक एक करके इसके डिटेल सॉल्यूशन को देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।